हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में, जहां हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हरियाणा पीजीटी टेट की जो परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो जैसा कि 91 क्वेश्चन से अपने सब्जेक्ट का रहता है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, गांधी जी की दांडी यात्रा का मूर्तिकार कौन है? तो आपको बताना है कि गांधी जी की दांडी यात्रा नाम की जो मूर्ति बनी है वो किसने बनाई है। तो आप इसका आंसर दें, फिर मैं बताता हूं। चलिए, गांधी जी की दांडी यात्रा के जो मूर्तिकार हैं वो हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। गांधी जी की दांडी यात्रा से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो मूर्ति है जो कि बनाई है देवी प्रसाद राय चौधरी ने, एक नंदलाल बोस ने लिनोकट माध्यम में दांडी मार्च बनाया है, या उसे हम कहते हैं, उसे भी दांडी यात्रा ही कहते हैं। तो अगर लिनोकट में किसने बनाया है पूछे तो वो नंदलाल बोस की है, और मूर्ति की बात की जाए तो देवी प्रसाद राय चौधरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बताएं पहले आप लोग। चलिए, फ्रेस्को सेको, जैसा मैंने बताया था, भित्ति चित्रण की दो प्रविधियां हैं, फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। अब अगर किसी को डाउट हो जाता तो ध्यान रखना, स से सेको, स से सूखी। तो फ्रेस्को सेको जो होगी वही सूखी पद्धति होगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार से पूछा गया है कि फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग होता है, तो स से सेको, स से सूखी, तो सूखी भित्ति का प्रयोग होता है, और फ्रेस्को ब्रूनो में गीली। तो यहाँ पर सेको पूछा है तो राइट आंसर सूखी भित्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शैली का चित्रकार जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा नादिर उजम्मा यानी कि युग शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया था, इसका आंसर बताएं आप। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अबुल हसन। जब हमने कल एक सीरीज सॉल्व की थी टीजीटी 2000, हरियाणा टीजीटी 2020 का जो पेपर था उसमें, तो हरियाणा टेट में, उसमें भी हमने देखा था कि ये प्रश्न उसमें भी पूछा गया था। टीजीटी में पूछा गया और पीजीटी में पूछा गया, सेम प्रश्न। कल हमने सॉल्व किया था इसे। तो मैंने बताया था नादिर उजम्मा और नादिरुल अस्त्र, अकबर ने भी दी थी दो लोगों को और जहांगीर ने भी दी थी दो लोगों को। तो दोनों को हमें अच्छे से एक जगह लिख के रख लेना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो, सूजा जिन्होंने लगाया है उन्होंने गलत लगाया है। कैसे? पहले आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ो। कौन पैग से संबंधित नहीं है, उससे पूछा गया है कि नहीं है। ये ध्यान रखना, पेपर में से अचानक प्रश्न आता है और जैसे ही पैग और सूजा दिख गया तो हम पूरा प्रश्न पढ़ते ही नहीं है खुशी के मारे। इसलिए बहुत खुश नहीं होना है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो पैग से संबंधित नहीं है पूछा है उसने, तो सूजा भी हैं, रजा भी हैं, हुसैन भी हैं। राजा रवि वर्मा का पैग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा। तो प्रश्न पूरा पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था, इसका आंसर बताएं। चलिए, राजा विमल शाह और राजा तेजपाल ने इसका निर्माण कराया था। पिछले भी सीरीज में हमने देखा था, ये प्रश्न वहां भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लघु चित्र शैली के मुख्य रूप से आखेट दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है, इसका आंसर बताएं। आखेट यानी कि शिकार के दृश्य किस शैली की विशेषता है? चलिए, इसका राइट आंसर होगा कोटा शैली। हमने बताया था कोटा शैली राजस्थान की ऐसी शैली है जिसमें आखेट के दृश्य सबसे ज्यादा बनाए गए हैं, और वहां पर पुरुष ही नहीं, इतने ज्यादा बनाए गए हैं कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी शिकार करते दिखाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? जैसा कि मैं पहले बताता हूँ, पेपर में बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं उनके ऑप्शन को देख करके। ठीक है, तो अच्छे से इसका देखें और आंसर दें। चलिए, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के जो लेखक है वो है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी थी। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताएं। चलिए, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़ते थे। अब मध्य प्रदेश खजुराहो में, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की। इसका आंसर बताएं। चलिए, निर्वसना चित्र श्रृंखला जो चित्रित की थी वो की थी KH आरा ने। आरा के द्वारा निर्वसना नामक चित्र श्रृंखला या न्यूड सीरीज चित्रित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? इसका जवाब दें। चलो, भारत भवन भोपाल में स्थित है और भारत कला भवन बनारस में है। तो ध्यान रखना, अगर कंफ्यूज होते तो भारत भवन भोपाल और भारत कला भवन अगर पूछे तो बनारस में। चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन को बनाया है, आंसर दें इसका। चलिए, जमीन नामक चित्र MF हुसैन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय के जो शिक्षक थे, इन्होंने शैलेंद्र नाथ डे से शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान देना, राम गोपाल विजयवर्गीय से हरियाणा टेट में प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो राम गोपाल विजयवर्गीय को आप अच्छे से तैयार करके जाना जो भी हरियाणा टेट का पेपर देने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गुफा बौद्ध, हिंदू और जैन से संबंधित कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? चलिए, एलोरा गुफा, क्योंकि एलोरा में हम देखते हैं कि शुरुआत की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से, बीच की गुफाएं हिंदू धर्म से और लास्ट की गुफाएं जैन धर्म से। कुल 34 गुफाएं हैं जिनमें तीनों धर्मों से संबंधित हमें चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर जो कि गुफा संख्या 16 में है। तो इसका राइट आंसर होगा एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था और वात्सायन ने कामसूत्र लिखा था। तो जो लोग शुरुआत में स्टडी कर रहे होंगे उनको इसमें थोड़ी दिक्कत जा रही होगी, लेकिन आप अच्छे से इसको एक जगह लिख लो, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपको एक जगह लिखने चाहिए, क्योंकि यही दोनों कन्फ्यूज करते हैं। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था और भरत मुनि ने ही सबसे पहले रस सिद्धांत दिया। रस सिद्धांत का प्रतिपादन भरत मुनि ने किया था, जिन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। फिर बाद में अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ करके रसों की संख्या 9 कर दी है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला में कौन सी नई तकनीक से परिचित करवाया गया? इसका आंसर बताएं। यानी अवनींद्रनाथ ने भारत को कौन सी नई शैली दी? राइट आंसर वॉश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शैलियों को सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका आंसर दे, पहले सोच लें फिर मैं बताता हूं। चलिए, सबसे पहले अजंता, अजंता के बाद जैन शैली आती है। तो अजंता जैन तो देखो 3 में है। उसके बाद आ गया मुगल कांगड़ा,
सॉरी 2 में है, 1 नंबर और 3 में, अजंता के बाद जैन, ये तो क्लियर है। अब कांगड़ा पहले आएगी कि मुगल पहले आएगी, कन्फ्यूज़न इसी में होगा, बाकी तो बन ही जाएगा। तो कांगड़ा पहले आएगा कि मुगल, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो मुगल शैली है, मुगल शैली के पतन के बाद पहाड़ी शैली की शुरुआत होती है। तो इसलिए हमेशा पहाड़ी की कोई भी शैली हो वो मुगल के बाद रखी जाएगी। तो अजंता, फिर जैन शैली, फिर मुगल शैली और मुगल के बाद कांगड़ा शैली, यानी राइट आंसर 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ऑलियोग्राफ का इस्तेमाल और स्थापना की। चलिए, पहले ऑलियोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल और उन्होंने स्थापना की थी, किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। इन्होंने मुंबई के घाट कोपर में सबसे पहले ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किन शैली में प्रसिद्ध है? तो आपको इसका आंसर बताना है। चलो, कल्पसूत्र चित्रित पोथी जो है ये जैन शैली में चित्रित हुई है। अब 2 ग्रंथ हैं, एक है चौर पंचाशिखा जो पाल शैली की प्रसिद्ध पुस्तक है, और कल्पसूत्र जो जैन शैली की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चूंकि कल्पसूत्र पूछिए तो कल्पसूत्र जैन शैली का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भी कल ही हमने रंग टॉपिक कवर कराया था आपका। तो वर्ण क्या है? चलो, वर्ण प्रकाश का गुण है। पोत क्या होता है? पोत धरातल का गुण होता है। तो ध्यान रखें, रंग प्रकाश का गुण है, पोत धरातल का गुण है। तो यहाँ पर वर्ण क्या पूछा है? वर्ण मतलब रंग, रंग क्या है? तो रंग प्रकाश का गुण है। ये आंसर सही, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देख लो, फिर उसके बाद आंसर दो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, इसका राइट आंसर होगा दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए। जब हम प्रोस्पेक्टिव का यूज़ करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को बड़ी दिखाते हैं, दूर की चीज़ों को छोटी दिखाते हैं, तो उससे हम एक दूरी का एहसास कराते हैं कि ये यहाँ पर है, वो उससे दूर खड़ा हुआ है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका। धनराज भगत अपनी किस विधा के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर बताएं। धनराज भगत मूर्तिकार हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि सिद्धांत संबंधित है, या कहें कि ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका आंसर बताना है आपको। चलो, ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आनंदवर्धन ने किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बोधिसत्व पद्म पाणी का भित्ति चित्र कहाँ मिला है? पद्म पाणी बोधिसत्व का जो चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 से मिला है। राइट आंसर बी हो जाएगा। खड़ी रेखा प्रदर्शित करती हैं, अभी आज ही तो बताया है रेखाओं के भाव। तो खड़ी रेखा जो सीधी होती है वो मैंने बताया कि हमारी आकांक्षाएं, हमारी उम्मीद। तो यहाँ पर आधार ऑप्शन है, व्याकुलता है, अस्पष्टता है, गौरव है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऑप्शन शायद जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ना है, तो हमें अब यहाँ पर सोच के लगाना है कि इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गौरव। खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो गौरव, एक तो आकांक्षा का भाव और गौरव का भी भाव प्रकट करती हैं। अब नेक्स्ट भी रेखा से ही पूछा गया है, इसका आंसर बताओ। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं, ये ध्यान रखना, नहीं जिसमें लिखा रहता है वो इंसान जल्दी नहीं समझ पाता है। तो अच्छे से पहले पूरा प्रश्न पढ़। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं? उत्तेजना, शक्ति, गति, आघात। चलो,
चक्राकार रेखाएं उत्तेजना भी प्रकट करती हैं, शक्ति भी और गति भी, आघात प्रकट नहीं करती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आघात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परिवार कौन से माध्यम में बना है? तो संथाल परिवार जो प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प है उसको बताओ किस माध्यम में नंदलाल बोस ने बनाया है, संथाल परिवार राम किंकर बैज ने बनाया है, किस माध्यम में बनाया है पूछा है इसमें, तो आप माध्यम बताएं। तो माध्यम सीमेंट और कंक्रीट हो जाएगा राइट आंसर। प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? चलो, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश। एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किए जाने के सिद्धांत को कहा जाता है? अभी 2-3 प्रश्न पहले ही मैंने बताया था कि परिप्रेक्ष्य प्रोस्पेक्टिव में हम किसी चीज की दूरी का आभास कराते हैं कि वो दूर खड़ा है या पास खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य 3 नंबर यानी प्रोस्पेक्टिव। महाराजा संसार चंद्र किस शैली के संरक्षक थे? इस प्रश्न में एक संसार चंद्र एक सावंत सिंह, ये दोनों प्रश्न खूब एग्जाम में पूछे गए हैं और ये कंफ्यूज करते हैं जो लोग शुरू में पढ़ रहे होंगे। तो ध्यान रखना, संसार चंद्र कांगड़ा के हैं, सावंत सिंह किशनगढ़ के हैं। तो यहां पर जो पूछा है तो पूछा है संसार चंद्र के बारे में, तो संसार चंद्र कांगड़ा के थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी कांगड़ा। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ है। अभी मैंने पहले बताया कि राम गोपाल विजयवर्गीय से प्रश्न बन रहे हैं हरियाणा टेट में। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था पहले आप बताएं। चलो, राम गोपाल विजयवर्गीय का जब सवाई माधोपुर राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है? अब जिनको पता है पूरक रंग मतलब होता है विरोधी रंग, तो हमें ये देख लेना है कि विरोधी रंग कौन से होते हैं। तो विरोधी रंग अब जिसे याद है तो अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है तो मैंने चक्र बनाना सिखाया था कि बैनिया पीनाला में आसमानी हटा करके क्रम से लिख देना, चक्र बन जाएगा। और जो आमने सामने होते हैं वही एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उन्हीं को पूरक रंग भी कहते हैं। तो लाल का हरा होता है, नीला का नारंगी होता है, पीला का बैगनी ये भी होता है, नीला और हरा जो है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीला का नारंगी होता है, हरे का लाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर जो है ये गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों सही है। तो इसका पूरक रंग नहीं है, 3 हो जाएगा इसका सी नंबर। रूपप्रद कला के मूलाधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छी किताब है रूपप्रद कला के मूलाधार। आंसर बताएं इसका। चलो, रूपप्रद कला के मूलाधार A.K. शर्मा एवं R.A. अग्रवाल इन्होंने लिखी है। जो किताब हम लोगों को देखने को आती है, जिससे हम पढ़ते भी हैं, वो R.A. अग्रवाल की किताब है चित्रकला के मूलाधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से 2 रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग प्राप्त होता है? अभी रंग चैप्टर कवर किए हैं, उसमें सब कुछ समझाया था, सिखाया था। 2 प्राइमरी कलर को मिला करके सेकेंडरी कलर बनाया जाता है। तो द्वितीय रंग जो होते हैं, द्वितीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दो रंग मिला के बनाया जाता है। कौन से 2 प्राइमरी कलर को मिला करके, यानी प्राथमिक रंग को मिला करके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा प्राथमिक रंग। नृत्यरत लड़की कांस्य प्रतिमा की खोज कहाँ हुई थी? यह प्रश्न तो ऐसा है कि फ्री में 1 नंबर दे जाता है सबको। तो मोहनजोदड़ो में, या तो पूछेगा कहाँ हुई थी या होता है किस माध्यम में बनी है, बस 2 ही प्रश्न आते हैं इससे। जातक शब्द का उपयोग हुआ है किसके लिए? आंसर दें इसका ऑप्शन देख के। चलो, इसका राइट आंसर है बुद्ध के पूर्व जीवन के लिए, यानी बुद्ध पूर्व जन्म में कौन थे, फिर उसकी कहानी बताई जाती है जातक कथा में। अजंता में कितनी जातक कथाओं का उल्लेख हुआ है, चित्रण हुआ है? 547 जातक कथाएं अजंता में चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस मुख्य शासक के शासनकाल में हमजानामा चित्रित किया गया? हमजानामा जो पुस्तक है वो किसके शासनकाल में चित्रित की गई? चलो इसका राइट आंसर होगा अकबर के शासनकाल में। सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? आंसर बताएं। चलो राइट आंसर अशोक महान, सम्राट अशोक के शासनकाल में। भारतीय चित्रकला का इतिहास के लेखक कौन है? बहुत अच्छी किताब है। आंसर दें इसका। इसका राइट आंसर होगा अविनाश बहादुर वर्मा की किताब है, और भारतीय चित्रकला का इतिहास को समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है। पुरानी किताब है लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मांडना शब्द इस राज्य से संबंधित है, या इसको ऐसे भी पूछ लेता कि मांडना कहाँ की लोक कला है, या मांडना कहाँ से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर बताएं। तो मांडना राजस्थान से संबंधित है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आज ही हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो ग्रीक वासियों ने दिया था। ग्रीक को ही यूनान कहा जाता है, तो ग्रीक ना हो तो यूनान वासियों ने दिया था, और वो भी ना हो तो तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था यूक्लिड। ध्यान रखना किसका? यूक्लिड ने दिया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यूक्लिड ने। अलंकृत हाशियों का चित्रण किस शैली में हुआ था? आंसर बताएं इसका। अलंकृत हाशिए का जो चित्रण है वो हमें मुगल शैली में देखने को मिलता है। किसके शासनकाल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई थी? तूतीनामा जो पुस्तक है ये अकबर के ही शासनकाल में चित्रित हुई थी, जिसमें तोते का प्रेमालाप है। लिंसिड ऑयल प्रयोग किया जाता है। लिंसिड ऑयल का प्रयोग जब हम तैल रंग में काम करते हैं तो हम लिंसिड ऑयल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से मुगल दरबार के ईरानी फारसी चित्रकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा मीर सैयद अली, क्योंकि हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद ये दोनों ईरान से आए थे, और ये दोनों बेहजाज शैली, जिसे हम ईरानी शैली भी कहते हैं, उस शैली में काम करते थे। फिर भारत में आकर के इन्होंने ही मुगल वंश की मुगल शैली की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? इसको भी हमने रंग के बारे में कल ही पढ़ा था। तो एक तो ट्रिक पता थी, बैनी यहाँ पीनाला। अब यहाँ फंस ऐसे रहे कि यहाँ तो 4 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इंडिगो रंग दे करके कंफ्यूज कर रहा है। तो मैं बताता हूँ, जब भी आपको कंफ्यूजन लगे तो इंग्लिश वाला एक बार जरूर देख लो। तो बैनी यहाँ पिनाला बताया था, और इंग्लिश में क्या बताया था? विबग्योर। तो विबग्योर, तो VIB और G, C नंबर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच बीच के इसने हटा दिए हैं और सही क्रम बताया कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ण नियोजन में केवल श्याम एवं श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी योजना है जिसमें केवल काला और सफेद रंग का प्रयोग करते हैं? चलो, मैंने कल बताया था कि काला और सफेद रंग कल ही पढ़ाए थे। काला और सफेद रंग को रंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आंखों के बारे में बताया कि रोड्स और कोन्स होती हैं, तो कोन्स जो होती है हमारी वो रंगीन देखती है और रोड्स ब्लैक एंड व्हाइट देखती है। तो जब आंखों ने ही उनको अलग कर दिया है तो हम तो अलग करेंगे ही। तो काले और सफेद रंग को रंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता।
तो उन्हें तटस्थ रंग कहते हैं या कहते हैं वर्ण शून्यता। वर्ण मतलब रंग और शून्यता मतलब जीरो, एक भी रंग यूज ना हो। तो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र को हम कहते हैं कि इसमें जीरो रंग का प्रयोग हुआ है, वर्ण शून्यता है, इसमें बिल्कुल रंग नहीं लगे। तो राइट आंसर वर्ण शून्यता हो जाएगा। षडंग भारतीय चित्रकला के 6 अंगों के लेखक कौन है? तो षडंग जिसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं वो लिखा है यशोधर पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरातत्वीय क्षेत्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है? बहुत अच्छा प्रश्न। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में हमें कैलाश मंदिर देखने को मिलता है, जो कि पूर्णतः एकाश्म शैली यानी कि एक ही चट्टान को काट करके इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? आंसर दे इसका। बसावन मुगल शैली में सम्राट अकबर के समय के दरबारी चित्रकार थे, क्योंकि अकबर के समय मुख्य रूप से 4 चित्रकार प्रसिद्ध रहे थे, तो बहुत, लेकिन मुख्य रूप से 4 लोगों को हम पढ़ते हैं, मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, दसवंत और बसावन। तो बसावन जो है वो अकबर के मुगल काल में अकबर के शासनकाल के चित्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बनी ठनी का चित्र किसने चित्रित किया है? तो बनी ठनी का जो चित्र है वो राजस्थान की किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निहाल चंद्र ने चित्रित किया था। तो राइट आंसर निहाल चंद्र हो जाएगा। चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र वधू का श्रृंगार चित्र बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पेंटिंग है, ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, वधू का श्रृंगार जो है वो अमृता शेरगिल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के अंतिम दिन। क्या बात है, एनसीईआरटी में सीधे इसकी पेंटिंग ही है। एनसीईआरटी में या किसी बुक में छपी हुई है, शाहजहां के अंतिम दिन। किसने बनाया इसे? इसको बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावितता, प्रवाह और प्रमाण कहलाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये होते हैं संयोजन के सिद्धांत, जिसमें यही 6 आते हैं, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, प्रवाह, प्रभावितता और प्रमाण। ये संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यक्ष यक्षिणी मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो मूर्ति कला भी मैंने पढ़ाई है, उसमें मूर्तियों के बारे में मैंने बताया, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों के बारे में। तो वो तो मौर्य काल में बनी थी, लेकिन यहाँ पर तो कलाकारों का नाम दे रहा है, तो हम देखेंगे राम किंकर बैज यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों के लिए बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द बोजार किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? बोजार वियोग साठ जैसे लिखा है, उसके बारे में जानना है कि बोजार शब्द ये अमृता शेरगिल से संबंधित है। जब हम देखते हैं तो इकोल द बोजर से उन्होंने वियोग साठ की कला की शिक्षा ली थी, तो ये हम पढ़ते हैं अमृता शेरगिल संबंधित। तो ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? चलो, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि एकोल द बोजर हमने अमृता शेरगिल में पढ़ा था, और अमृता शेरगिल गई थी कहाँ? फ्रांस पढ़ने। कहाँ गई थी? फ्रांस के पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा का ये शब्द हो जाएगा, एकोल द बोजर फ्रेंच भाषा का शब्द है। सावंत सिंह किस शैली का आश्रयदाता थे? देखो, फिर पूछा, वहां संसार चंद पूछा था, यहाँ सावंत सिंह पूछा, और यही दोनों कंफ्यूजन होते हैं, तो ये दोनों प्रश्न जरूर रखता है। सावंत सिंह किस शैली के आश्रयदाता थे? तो ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली के आश्रयदाता थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन है? छांट के बताइए, इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन है? राइट आंसर होगा कृष्णा रेड्डी। कलर विस्कोसिटी चित्रण के लिए कृष्णा रेड्डी को जाना जाता है और कृष्णा रेड्डी ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण काल को कहा जाता है। पुनर्जागरण के बारे में मैंने बताया था कि पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से लोगों को जगाना या फिर से कुछ नया होना। तो पुनर्जागरण काल जो है भारत में, वो अवनींद्र नाथ ने किया था। और पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था, कौन सी शैली आई थी? बंगाल शैली आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता और समीपता दर्शाती है, इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पीला। प्रकाश की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा होती है? पीले रंग में। और पीला रंग ही प्रफुल्लता और बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब बुद्धि बुद्धि आ गई तो एक बल्ब के साइन से दिखाया जाता है, दिमाग में एक बल्ब जला देते हैं पीले रंग का। तो पीला रंग जो है बुद्धिमत्ता और प्रकाश का प्रतीक है। तो ये पेपर हमारा सॉल्व हो गया। ये पेपर हमारा हरियाणा पीजीटी टेट 2020 का पेपर था। तो आज का पेपर यहीं तक, मिलते हैं किसी नए पेपर के साथ अगली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।